हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त हैं। तो आ चुके हैं हम इंटरनेशनल ट्रेड लॉस के सब्जेक्ट के ऊपर। जी हां, आईबी वालों के लिए लास्ट सब्जेक्ट है, जिन्होंने भी आईबी ब्रांच ले रखी थी उनके लिए लास्ट सब्जेक्ट है। एचआर का एग्ज़ाम खत्म हो गया है, काफ़ी अच्छे ढंग से अंतिम प्रहार हिट हुआ, काफ़ी मोस्ट प्रोबेबली उससे क्वेश्चन आ गए। मैं कहता हूँ कि 80-85% ईजिली उसमें टच हुआ। बच्चे 90% तक 80-85% उस पेपर में से 12 क्वेश्चन में से आपको देखने को मिल गया। अब इंटरनेशनल ट्रेड लॉ में भी हमारी पूरी यूनिट ने 12 क्वेश्चन तैयार करे हैं, जिनको मेरा फाइनल टच मिला, और अपन एक एक करके सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं। इसके डिटेल वीडियो अवेलेबल नहीं है, मैं माफ़ी चाहूँगा। ऐसा नहीं है कि आईबी वालों के साथ कोई ऐसा भेदभाव के कम बच्चे हैं, ऐसा मेरे को एक दो जनों ने मैसेज करा, सर कम बच्चे इसलिए आप पढ़ा नहीं रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो IHRM जो अभी जस्ट सब्जेक्ट खत्म हुआ उसका भी डिटेल वीडियो नहीं उसके थे, लेकिन कुछ HR के सब्जेक्ट के भी डिटेल वीडियो नहीं बना पाए। फाइनेंस के फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स के नहीं बन पाए। ये थोड़ा सा 10-12 दिन का हमारा गैप हो गया था, इस कारण से सारे डिटेल वीडियो अभी नहीं बन पाए। बट अंतिम प्रहार में डिटेल के अंदर समझा रहा हूँ, जिससे आपको कोई भी तकलीफ नहीं आएगी। सारे टॉपिक अपन डिटेल के अंदर, क्योंकि कल का भी पूरा दिन है अपने पास, तो सारे टॉपिक अपन डिटेल के अंदर समझते हुए चलेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं और देखते हैं कौन सा क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन जो है वो एक बहुत बड़ा टॉपिक है। WTO के लॉज पूछ रहा है, बेसिक रूल पूछ रहा है और बेसिक प्रिंसिपल पूछ रहा है। तो आपको एक क्वेश्चन में बिल्कुल अभी बता देता हूँ कि आपके एग्जाम के अंदर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से एक क्वेश्चन तो कम से कम आएगा ही, बड़े पार्ट सी के अंदर। मैं पार्ट ए और बी नहीं बोल रहा हूँ, पार्ट सी के अंदर एक क्वेश्चन तो WTO का आता ही है। मैंने आज तक जहाँ पे भी आईबी पढ़ा है, करीबन 6 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मैं आईबी पढ़ा चुका हूँ, और सब जगह मैंने जितने भी पेपर आज तक देखे हैं, एज बेस्ट ऑफ माई नॉलेज WTO आता ही है। अगर छोटा सा छोटा टॉपिक भी होगा इसमें, तो आपके जो इंटरनेशनल ट्रेड लॉ वाला सब्जेक्ट है इसके अंदर तो 10-12 टॉपिक दे रखे हैं WTO से। अगर एक टॉपिक भी होता है तब भी WTO की इंपॉर्टेंस इतनी है, इस क्वेश्चन का वेटेज इतना है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा देखने मिलेगा। तो बेसिकली इसका इवोल्यूशन देखने को मिलता है, ठीक है, कि कैसे ये बना। इसके अलावा इसके बेसिक प्रिंसिपल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, और इसका मीनिंग आ जाता है कभी कभी, ठीक है। थोड़ी सी हिस्ट्री वगैरह ये भी पूछ सकता है, जो इवोल्यूशन का तो वैसे पार्ट हो गई। तो ये 2-4 क्वेश्चन इसके अंदर बनते हैं। अब जैसे कि अपन ने यहाँ पर क्वेश्चन ले लिया सोर्सेस ऑफ WTO, यानी कि WTO जो लॉज बने हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो नियम बने वो कहाँ कहाँ से बने, ठीक है। बेसिक रूल्स क्या हैं और इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में मैंने थोरोली देखा है। ये मतलब मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है और मेरे अकॉर्डिंग ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको बड़े आराम से और अच्छे से समझते हैं। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या थी कि आप ये समझ लीजिए, गेट के जब प्रोविज़न ख़त्म हुए, आपने जैसे देखा होगा, तो उसकी जगह वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई। ये ऑर्गेनाइजेशन इसलिए बनाई गई कि पूरे वर्ल्ड के अंदर रेगुलेशन करना था, किनका, ट्रेड का, है ना, जिससे क्या हो कि कोई देश, एक देश दूसरा देश के ऊपर अटैक कर दे और वो देश डिमोलिश हो जाए, तो फिर क्या करेंगे। और अमेरिका जो वियतनाम वॉर में हार चुका था, इसके कारण WTO को बनाना पड़ा, क्योंकि अमेरिका उस समय मोस्ट पावरफुल कंट्री था, अभी भी मोस्ट पावरफुल में से एक है, लेकिन वो वियतनाम वॉर में हारने के कारण उसको ये कह सकते हो बहुत फजीहत सी हो गई थी। तो डॉलर जब वर्ल्ड करेंसी बना हुआ था, तब गेट के प्रोविज़न इसलिए हटाए गए कि WTO को आगे मेन फोर्स में लाया जाए और करा जाए कि ये WTO है वो है। वरना जो गेट के प्रोविज़न थे वो कुछ सर्टेन कंट्रीज़ को ही फेवरेबल थे, बट एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए WTO का उदय हुआ। ये एक ऐसी बेसिक सी अपन को हिस्ट्री याद रखनी है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो रूल्स, ट्रेड के रूल्स जो है वो सेट करती है बिटवीन कंट्रीज़ में, यानी 2 या 2 से ज़्यादा देशों के बीच में अगर कोई ट्रेड हो रहा है, व्यापार हो रहा है, तो उसके लिए सौदे तय करती है कि आप सामान किस भाव में दोगे, वो नहीं, आप अगर कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी होती है, कौन से टैरिफ यूज़ किए जाएंगे, कितने मैक्सिमम अपन टैरिफ यूज़ कर सकते हैं, ये WTO के कंसर्न में आता है। मार्केश एग्रीमेंट से इसके कुछ, जो मार्केश एग्रीमेंट कुछ कंट्रीज़ ने करा था, ट्रीटी साइन करी थी, उससे इसके कुछ प्रिंसिपल जॉट डाउन किए गए। अब अपन सोर्सेज पे आ गए, ठीक है। इसके अलावा
The agreement annexed the Marrakesh Agreement, which are the known as WTO agreement. The covered the agreement. This agreement covered a wide range of trade-related issues such as tariff, subsidy, intellectual properties and services. मतलब कहने को तो इसको मार्किश एग्रीमेंट ही बोल सकते हैं, लेकिन मार्किश एग्रीमेंट थोड़ा सा डिफर था, उसी से ही पूरा का पूरा WTO का उदय हुआ और WTO के एग्रीमेंट को भी बाद में मार्किश एग्रीमेंट ही बोला जाने लगा। ठीक है। The understanding rules and procedure of the governing settlements of dispute which set the rules and the resolving dispute WTO members। मतलब इसका बेसिक काम क्या था? दो काम थे। पहला तो एक तो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना, दूसरा कोई डिस्प्यूट हो जाए, तो झगड़ा हो जाए दो पार्टियों के बीच में कि हमारा नहीं तुम्हारा, तुम्हारा नहीं हमारा, तो ये WTO क्या करे? उसका सॉर्ट आउट का काम करे। द कस्टम में इंटरनेशनल लॉ विच इज द बॉडी ऑफ द लॉ हैज डेवलपर मट ओवर टाइम थ्रू द प्रैक्टिस ऑफ स्टेट। जैसे जैसे काम करने लगेंगे, स्टेट्स का मतलब यहाँ पर देशों से है, वैसे वैसे रूल डेवलप होते रहे। द प्राइमरी सोर्स ऑफ WTO, दे आर बाइंडिंग ऑफ द WTO मेंबर्स, दे मस्ट इंटरप्रिटेटेड एंड अप्लाइड अकॉर्डिंग विद द वियना कन्वेंशन। विथ वियना कन्वेंशन के साथ में WTO के जो लॉज थे वो भी साइमल्टेनियसली अप्लाई होने लगे। देखो काफ़ी भर भर के मैंने यहाँ थ्योरी लिखी है, इसलिए लिखी है क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगा। मैं चाहता तो इसको कम भी कर सकते थे, लेकिन ज़रूरी है क्योंकि ये एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। तो पढ़ते हैं आराम से, और फाइनल एग्ज़ाम है तो अपन को पूरा दिलो जान से लगाना है। MBA 4 सेमेस्टर का भी एग्ज़ाम है, ठीक है। हाँ, in addition the source of the law is listed as WTO also take accounts other sources of law such as decision the WTO अपील बॉडी द रिपोर्ट्स ऑफ द WTO पैनल। मतलब मार्किश एग्रीमेंट के अलावा जो इनके डिसीजंस आए या इनके अपील जो बॉडी थी, जो बोर्ड ऑफ मीटिंग के अंदर फैसला हुआ, वो भी इनके एक सोर्सेज बने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने के लिए। रिपोर्ट जो थी वो मेंबर्स को बाइंड नहीं करती थी, लेकिन एक जनरल इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कराती थी। द बेसिक रूल कौन कौन से हैं? एक बेसिक रूल्स बनाया गया मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रीटमेंट। मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रीटमेंट यानी कि कुछ देशों को अपने मोस्ट फेवर्ड नेशन बनाने होंगे। इंडिया ने काफ़ी लंबे समय तक, अभी मोदी सरकार ने पाकिस्तान को हटाया है मोस्ट फेवर्ड नेशन की लिस्ट में से। इसमें हम कुछ उनको सब्सिडी देते थे, कुछ टैरिफ कम लगाते थे, कुछ ऐसे फ्रेंडली लॉज बनाए जाते थे जिससे हमारा उस देश के साथ व्यापार बढ़े। तो अभी पाकिस्तान को हटाया गया ताकि उनके आतंकवादी गतिविधियों को देखते हुए, जबकि ये एक इस तरीके की एक्टिविटी। तो मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रीटमेंट के बेसिक लॉ बनाए गए थे WTO के अंदर, ठीक है। The principle requires that the WTO member treat all other members equally in the terms of the law, in the terms of the trade। लेकिन कुछ WTO ने अपने मोस्ट फेवर्ड नेशन करके, वैसे WTO का जो उदय था वो इक्वलाइजेशन लाने के लिए ला, लेकिन फिर भी कुछ देशों ने मोस्ट फेवर्ड नेशन बना रखे थे। जैसे कि इंग्लैंड ने कहा कि हम तो भैया आयरलैंड के साथ बिल्कुल खुद को ही राष्ट्र, एक ग्रेट ब्रिटेन ही मानते हैं, तो हम तो इनके साथ एकदम मोस्ट फेवर्ड नेशन के साथ करेंगे। लेकिन यहाँ पर वो उनके साथ दूसरी ट्रेड प्रैक्टिस करें, इंडिया के साथ ट्रेड प्रैक्टिस अलग हो, तो इसलिए WTO ने एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए उदय हुआ। नेशनल ट्रीटमेंट, द प्रिंसिपल रिक्वायर्स द WTO मेंबर टू ट्रीट इंपोर्टेड प्रोड्यूस नो लेस फेवरेबल देन द डोमेस्टिकली। यानी कि आप खुद के प्रोडक्ट को, यानी WTO जो बना वो वर्ल्ड में यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए बना, तो इसके जो प्रिंसिपल्स बने वो भी वर्ल्ड में यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए। इनका पहला प्रिंसिपल कहता है कि आपको कोई भी देश को फेवर्ड नेशन नहीं मानना। इंडिया में था लेकिन अभी हटा दिया गया उस लिस्ट से, अभी भी हम मानते हैं, लेकिन फिर भी WTO के कहीं जो प्रोविज़न है, जो उनकी लिस्ट है, उसके अकॉर्डिंग हमको उन प्रोडक्ट के ऊपर सेम टैरिफ अप्लाई करना होता है। सेकंड वो कहता है कि जो डोमेस्टिक आपका प्रोडक्ट है आप उसको भी उतना ही सब्सिडी दो, ग्रांट दो, जितना आप इंटरनेशनल प्रोडक्ट को दे रहे हो। थर्ड, आप ट्रांसपेरेंसी रखो, यानी आपके रूल्स रेगुलेशन जितने भी हों वो ट्रांसपेरेंट हो, मीन्स कि हर कोई उसमें एक्सेस कर सके और पता चल सके। और कमिटमेंट के लिए बाइंड कर दिया था आपने। जो WTO के रूल्स एंड रेगुलेशन बने, अगर आप WTO के मेंबर बन जाते हो तो आपको कमिटमेंट होना पड़ेगा कि आपको ये रूल्स स्ट्रिक्टली फॉलो करने होंगे। डिस्प्यूट सेटलमेंट की इनके प्रिंसिपल बना हुआ है और इनके इस मैकेनिज्म में आप अपना वाद दायर कर सकते हो, ठीक है। ये इसके बेसिक प्रिंसिपल्स है। उसके अलावा भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं, लाइक डिजाइन टू प्रमोट फ्री ट्रेड, है ना। फ्री ट्रेड करने के लिए मतलब कि मुक्त व्यापार, हर कोई, हर देश किसी से भी व्यापार कर सके, ऐसी व्यवस्थाओं का निर्माण करना। मस्ट इंटरप्ट द अप्लाइड ऑफ द अकॉर्डिंग टू वियना कन्वेंशन। वियना कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जो ट्रीटी साइन हुई थी उसको भी फॉलो किया जाए।
इसके अलावा सेटलमेंट मैकेनिज्म को भी फॉलो किया जाए, और इसके अलावा कोई अनसर्टिनिटी आती है, कोई ड्रॉबैक आता है, कोई जैसे कि आप कह सकते हो मंदी आती है, तो सारे देश एक साथ मिलकर उसके साथ लड़ें, उसके लिए इमरजेंसी का फंड बने, कोई भी अनसर्टेनिटी आती है तो सारी चीज़ लड़ें। यानी कि WTO का मेन प्रोविज़न के अंदर तो एक तो मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा हटाना, सबके साथ ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करना, डोमेस्टिक को कम करके डोमेस्टिक को भी और इंटरनेशनल जो कंपनीज है उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना। इसके अलावा इन एडिशन तो जो मैकेनिज्म बना हुआ है उसको फॉलो करना, जो रूल्स बने हुए हैं उनको बाइंड करवाना कि वो उसको रूल्स को फॉलो करें, और इसके अलावा जो डिस्प्यूट सेट इसके अलावा जो वियना कन्वेंशन में ट्रीटी साइन हुई थी उसको भी सारे जने फॉलो करें। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो अभी तक अपन ने क्या क्या देखा, सोर्सेज देख लिया। सोर्सेज में आपका मेन सोर्स क्या निकल कर आ रहा है, मार्किश एग्रीमेंट आ रहा है और वियना कन्वेंशन आ रहा है। ये दो सोर्स आपको याद रखने। देखो ये लॉ है, इसलिए लॉ में ज़्यादा थ्योरी नहीं है, बस क्या आप कॉपी भर कर आ जाओगे। इंटरनेशनल ट्रेड लॉज हैं, तो लॉज के अंदर आपकी कॉपी भरने से ज़्यादा जरूरी क्या है, जो एक्चुअल है। अब जब मार्किश एग्रीमेंट आपने नहीं लिखा, वियना कन्वेंशन आपने नहीं लिखा, तो कितनी कॉपी भराओ, आंसर नहीं का मार्क्स अच्छे नहीं मिलेंगे। ये एक बाय फेयर मैंने आपको बता दिया। प्रिंसिपल्स के अंदर जो 4-5 प्रिंसिपल्स हैं वही मेन है, आगे के 2-3 प्रिंसिपल, टोटल मिला के 7 प्रिंसिपल आपको याद हो गए तो आपका काम हो जाएगा। 7 प्रिंसिपल और 2 सोर्सेस बस। और मीनिंग कि क्यों बनाया गया था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए बनाया गया था कि एक फेयर ट्रांसपेरेंट व्यवस्था करी जाए जो फ्री ट्रेड को प्रोत्साहित करता हो, जो ट्रांसपेरेंट होता हो, जिसमें सेटलमेंट का एक डिस्प्यूट सेटलमेंट का एक साइकिल हो। अगर एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से इंटरनेशनली अगर बाउंड हो रहा हो तो WTO में कंप्लेन करी जा सकती है। जैसे कि यहाँ से हमने माल भेजा नाइजीरिया, और नाइजीरिया भी अगर WTO का मेंबर है और वहाँ पर कोई पार्टी डिनाई कर देती है लेटर ऑफ क्रेडिट अप्लाई करने में, तो हम WTO में उसकी कंप्लेन फाइल कर सकते हैं, और वो डिस्प्यूट सेटलमेंट प्रोसेस है। ठीक है, आई होप इतने सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं आपको ईजिली एग्जाम्पल के साथ मैंने बताया। कहीं कोई डाउट रहता है तो एक बार और टेलीग्राम पे इसकी PPT अच्छे से पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। जय हिंद, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ये सीरीज़ जल्द से जल्द कंप्लीट करते हैं। जय हिंद।